पर मुझे लगता है एजुकेशन को सिर्फ ऐसे सोचना चाहिए कि वो एक जानवर से इंसान बनेगा। आपकी ईमानदारी आपको हर जगह ले, अपनी बेटी को बेटे जैसा पढ़ाओ। मुझे लगता है ये भी गलत बात है। बेटी को बेटी की तरह ही पढ़ाओ भाई, वो भी इंसान। मैंने नागालैंड में रह के ना एक चीज़ देखी है, वहाँ पे ना वुमेन की रिस्पेक्ट बहुत है सोसाइटी और इकोनॉमी में, जिसकी वजह से वो डिसीजन लेती हैं। उसकी वजह से इवन दो बच्चे स्कूल ड्रॉप्स आउट हैं वो अलग चीज़ है, बट वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। अपने घर की औरतों को ना थोड़ा डिसीजन लेने दो, थोड़ा फ्रीडम दो। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। बेहद ही गौरवमयी पल होता है जब किसी समाज से, किसी परिवार से एक व्यक्ति, और ख़ास करके अगर वो लड़की हो तो खुशी दोगुनी हो जाती है कि किसी परिवार से एक लड़की जब आईएएस बनती है। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा और मेरा बेटा या मेरी बेटी आईएएस बने और देश की सेवा करे। तो चलिए, हमारे साथ में इस समय हैं ऋतु लोधी, जो अभी हाल ही में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके आईएएस बनी हैं और वो हमारे साथ में हैं। और सबसे पहले आज हम कुछ क्वेश्चनों को जानेंगे जो एक कैंडिडेट के नज़रिए से कि उसको क्या क्या हेल्प मिल सकती है, किस तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकता है, कब कब वो डिमोटिवेट होता है तो कब उसको मोटिवेट होने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे विषयों को लेकर के। और फिर उसके बाद में कुछ अलग विषय भी होंगे, तो साथियों पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋतु लोधी जी आपको। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस तरीके से आपका आईएएस बनने के लिए आपका मन किया, कैसे सफ़र हुआ, शुरुआत से आप बताएं। मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली है और स्कूलिंग भी दिल्ली हुई, फिर इंजीनियरिंग की और मेरा कैंपस प्लेसमेंट था आईबीएम। तो मैंने 2 साल जॉब भी करी बैंगलोर और गुरुग्राम में आईबीएम में। बट मेरा प्लान एक्चुअली था एमएस करने का, जर्मनी जाने का। बट इवेंचुअली डेस्टिनी कुछ और होती है, तो फिर टाइम भी चेंज होता है, डिसीजन भी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो एनआईसी में थे, तो उन्होंने बोला कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद मैंने रेजिग्नेशन दिया 2017 मार्च में और तब से प्रिपेयर किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो वेस्ट ही हो गया बिकॉज 3 महीने में तो नहीं होता। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बेसिक बुक्स तो पढ़ी, बट पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता बिकॉज देयर आर लेयर्स टू एजुकेशन। आपको समझ आना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, उसकी एप्लीकेशन। फिर आप कंपटीशन में भी हो, ऐसा नहीं आप अकेले किसी जॉब के लिए सर्वाइव कॉम्पीट करोगे। तो सेकंड में भी नहीं हुआ। फिर थर्ड में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू दिया, फिर उस बार मेरिट तो नहीं हुआ बट ठीक है इंटरव्यू दिया। बट फिर फोर्थ और फिफ्थ वो डीमोटिवेशन रही। फिर फाइनली ये 6th अटेम्प्ट में हो गया। तो बहुत लंबा टाइम लग गया, बहुत सारी डीमोटिवेशन थी, बट बहुत सारी चीज़ें काम आई। और मैं अपना तो कोई भी उसमें फैक्टर काउंट नहीं करूँगी बिकॉज़ मैं बहुत एंशियस इंसान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग है। तो मोस्टली तो मुझे हेल्प मेरी फैमिली से ही मिली। पापा तो इतने सुपर पॉजिटिव हैं कि क्या ही बोलें, पहले अटेम्प्ट में ही वो आईएएस और टॉपर बना देते। बट हाँ, प्रैक्टिकलिटी भी होती है हर डिसीजन में, इंक्लूडिंग दैट हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने, आई वुडंट से कि ही अलाउड मी, बट ही सपोर्टेड मी फॉर लाइक टू एनी एक्सटेंट, आई वुड से। उन्होंने बस यही बोला कि तुम्हें पढ़ना है तो अपने लिए पढ़ना, इसलिए मत पढ़ना कि मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि अब सपना देखा है तो पूरा करो, नहीं तो लाइफ में कोई और डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। और फिर हमेशा ना अपनी मेहनत के लिए ऑनेस्टी होनी चाहिए, चाहे आप किसान हो, इंजीनियर हो, कोई भी काम करो ना। व्हेन अ पर्सन इज़ ट्रू टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द डेस्टिनी इज़ बाउंड टू मेक दैट पर्सन ग्रेट इन फ्यूचर, दैट इज़ फॉर श्योर। सो आई वुड से बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, वो ही एक रूल होता है। आपकी ईमानदारी आपको हर जगह ले जाएगी। जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो काफ़ी डिमोटिवेशन आ जाता है। तो उस समय ऐसा क्या ट्रिगर वर्ड होते हैं, या फिर मतलब कैसे अपने आप को फिर से तैयार करते हैं? मुझे लगता है जब आप सपना देखते हो ना और बहुत सच्चाई से देखते हो, तो फिर आप भगवान में विश्वास करो, पेरेंट्स में, फैमिली में, पर चीज़ें आपके पास आती हैं। आप 1 दिन रोओगे, 2 दिन रोओगे। मेरे पास तो बस एक ही चीज़ थी कि अब सपना देख ही लिया है और जॉब भी छोड़ ही दी है, तो पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब वो तो करना ही था। अब जब 3 साल लगा ही लिए हैं, 4 साल लगा ही लिए हैं, अब इतना टाइम लगा के अगर आप वापस जाओगे तो आप किसी और की नज़र में नहीं, खुद की नज़र में फेल इंसान होंगे।
आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। मुझे लगता है ट्राई करना ही सबसे बड़ी सक्सेस होती है। तो मोटिवेशन यही होती है जब आप मेहनत करते हो ना, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होता है और आपकी मेहनत फिर आपको और सपोर्ट ही करती है। तो एक है ना फीडबैक लूप होता है, आप मेहनत करोगे फिर आपको विश्वास आएगा, फिर विश्वास होगा तो और मेहनत करोगे, तो वो सर्कल में चलती रहती है चीज़ें। तो फिर आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं पहुंचते ही हो लाइफ में। तो यही है। जैसे एक डिमोटिवेट के लिए तो आपने बताया, जैसे एक मोटिवेट के लिए एक सबसे ज़्यादा हम इंस्पायर होते हैं कि कहीं ना कहीं से हम हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन बनती है कि हमें ये कार्य करना है और किसी भी कीमत में करना है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लगातार हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं। तो ऐसा सबसे ज़्यादा अगर मैं इंस्पायर वाली बात पूछूँ तो कौन सा ऐसा वो होगा जिस कारण की वजह से सबसे ज़्यादा हाईली इंस्पायर हुए होगा? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कोई भी चीज़ तो है नहीं। जैसे मम्मी को देखो तो मम्मी उस लेवल में नहीं है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बट वो चिल रहती है लाइफ में कि डिसीजन, मतलब मेरे को लगता है मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बट मेरी मम्मी डिसीजन मेकिंग में बहुत ही अच्छी हैं, तो वो फैक्टर मेरे अंदर है। मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है इन द सेंस कि मैं पढ़ रही हूँ तो ही विल मेक श्योर देयर इज़ नो वन अराउंड मी टू डिस्ट्रैक्ट मी। उसके बाद शादी के बाद ऐसा घर मिला जिन्होंने कभी ये बोला ही नहीं कि तुम बहू हो तो तुम आओ यहाँ पे। उन्होंने बोला तुम जाओ पढ़ाई करो, हम लोग तो अपना देख लेंगे। तो उन्होंने 1.5-2 साल तो मैं मिली भी नहीं, अभी मैं जून में 1.5 साल बाद मिली। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने अपनी बहू को एक उस सोसाइटल प्रेशर में मतलब बांध के नहीं रखा, खुला छोड़ा कि जितना उड़ना है उड़ो, जहाँ तक उड़ना है उड़ो। इवन अभी भी वो बोलते हैं कि सिलेक्शन हो गया तो टाइम मत ख़राब करो, कुछ और पढ़ाई करो। वो तो यहाँ से आप दो चीज़ें देख रहे हैं, एक सवाल ये होता है, एक तो फैमिली और फिर उसके बाद में आपका ससुराल, दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जहाँ दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं, खासकर फैमिली के जो एक बैकग्राउंड बन जाता है उसको तोड़ना ही आज के समय में गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। और आपके लिए जैसे दो बना, तो उनको कैसे, और फिर जो तैयारी कर रहे हैं और जो इस जो घेरे को तोड़ नहीं पाते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना कहूँगी, हम बोलते हैं ना कि अपनी बेटी को बेटे जैसा पढ़ाओ। मुझे लगता है ये भी गलत बात है। बेटी को बेटी की तरह ही पढ़ाओ भाई, वो भी इंसान ही है ना। दोनों को बराबर पढ़ाओ, कंपेयर मत करो कि हमारे लड़के को, मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट बन गया है कि हम अपनी लड़की को लड़के जैसा ट्रीट करते हैं, तो वो स्टेटमेंट बोलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी ना। आप लड़की को लड़की की तरह ट्रीट करो, वो भी सेम ह्यूमन बीइंग है, सेम ह्यूमन राइट्स हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हर इंसान के पास, मतलब आप पैदा करते हो बट उसके पास एक बर्थ राइट होता है सपना देखने का। तो किसी भी पेरेंट को, किसी भी इन लॉज के पास वो हक नहीं है किसी का सपना तोड़ने का या सपना बनाने का। जिसका जो मन है वो करना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं सोसाइटी में ये बोलूँगी कि अगर मेरे इन लॉज जैसे सबके इन लॉज हो गए तो फिर मुझे लगता है कि सारी बहुएं और सारी बेटियां हमेशा ही सक्सेसफुल होंगी। देयर इज़ ह्यूज डेडिकेशन एंड आई वुड से सपोर्ट फ्रॉम माई फादर इन लॉ। मतलब उनके जैसा होना बहुत बड़ी बात है। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे अपनी बहू को सपोर्ट करते हैं। मेरे एग्ज़ाम वाले दिन भी वो लोग मतलब पूरा दिन खाते नहीं थे, जस्ट टू मेक श्योर कि भगवान जी थोड़ा एक्स्ट्रा आशीर्वाद दे दें। तो यही है कि प्लीज़ अपनी बहू और बेटी को डिफ्रेंशिएट करना बंद करें और बेटी और बेटे को डिफ्रेंशिएट करना बंद करें। सब बराबर ही हैं इन द एंड। जैसे आप दिल्ली में रह के तैयारी करते थे, हाँ जी, तो जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोधी समाज से हैं, तो लोधी समाज में कहीं ना कहीं मैं अशिक्षा काफ़ी देखता हूँ। जैसे मैं घूमता हूँ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, बहुत सारे समाज में मैं इतना कम उम्र में घूमा हूँ, तो वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अशिक्षा देखता हूँ। और दूसरा, मैं बहुत कम ऐसे डॉक्टर देखता हूँ, इंजीनियर्स देखता हूँ, IAS देखता हूँ, या मतलब ये जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जज कह दें या सुप्रीम कोर्ट के वकील देखें आप, इनमें बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं। तो इतना अशिक्षा है इस समाज में, तो किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि मतलब ये इस समाज में थोड़ी जागरूकता बढ़े और लोग अपने बेटी को पढ़ाना करें, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या विजन होगा जिससे इस समाज का थोड़ा उत्थान हो?
मुझे लगता है आज अभी तक भी हम एजुकेशन को या पढ़ाई को ना एक मीडियम या टूल ही समझते हैं कि नौकरी लग गई तो लड़के की अच्छी शादी हो जाएगी और लड़की थोड़ा टीचर लग जाए तो कोई रिश्ता मिल जाएगा, या फिर दहेज, वो तो खैर बिल्कुल ही गलत है। पर मुझे लगता है एजुकेशन को सिर्फ ऐसे सोचना चाहिए कि वो एक जानवर से इंसान बनेगा। अभी भी ये कहना बहुत गलत है किसी भी इंसान के लिए, पर मेरे पर्सनल व्यूज़ में अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानता कि उसके ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। और जब उसे नहीं पता तो उन्हें एक्सरसाइज कैसे करेगा, नहीं एक्सरसाइज करेगा तो कहीं ना कहीं उसका शोषण होगा। और फिर जिस चीज़ का इंसान का जब शोषण होता है तो उसमें और किसी अधमरे या जानवर में ज़्यादा अंतर नहीं बचता है। तो पढ़ाओ इसलिए नहीं कि वो कुछ कमा ले, बस इसलिए पढ़ाओ कि कभी आपकी लड़की को कोई परेशान करे तो वो जाके कंप्लेन कर पाए या डरे नहीं आपको बताने से। अपने लड़के को इसलिए पढ़ाओ ताकि वो रोड पे जाए तो किसी के साथ मिसबिहेव ना करे। आप अपनी वाइफ को एटलीस्ट शादी के बाद इतना पढ़ाओ कि आप घर में नहीं हो तो वो डिसीजन ले पाए आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, या स्कूल में जा पाए कि आपके बच्चों ने क्या पढ़ाई की है। तो पढ़ाई कोई टूल नहीं है जिससे आप पैसा कमा लो, बस आपका दिमाग खोलने के लिए है और वो बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन आप देखेंगे इस समाज में अगर मैं बात करूं तो 10th तक या 12th तक, खास करके 12th तक ही बच्चों को पढ़ा लिखा मान लिया जाता है कि 12th तक जैसे ही पास आउट हो गया ठीक है, ये हमारा बच्चा पढ़ गया। इसके बाद में वो डिफरेंट कार्य में लगा देते हैं उसको, कहीं कंपनी में, कहीं इस तरीके से अलग अलग कार्यों में उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड बन गया है कि एक तो शादी का, बहुत जल्दी उनकी शादी करना, और दूसरा बस उनका 12th तक ज़्यादा से ज़्यादा BA या BSc हार्ड लेकर आते हैं। तो उनको लेकर के जो पेरेंट्स की एक सोच बन जाती है, उन पेरेंट्स से आपका क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये सब इसलिए होता है, एक तो पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है, थोड़ा गरीबी भी है, और वो सोचना भी गलत नहीं है। जब आपके घर में रोटी नहीं है तो आप ज़्यादा बड़े सपने नहीं देख सकते हो। दूसरी चीज़ है, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होती है। लोगों को नहीं पता कि भाई डॉक्टर का एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है या कौन सा पेपर देना है। लोगों को नहीं पता कि UPPCS और UPSC में क्या डिफरेंस है। और तीसरी चीज़ होती है, रिस्क टेकिंग बहुत कम है। लोगों को लगता है कि 40,000 की नौकरी लग गई तो फिर हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करके कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए क्यों सोचे। मान लो कोई टीचिंग में चला गया या फिर कोई MBBS भी कर लेता है तो उसके बाद उसको रिस्क लेना ना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में। वो सोचता है अब थोड़ा कमा रहा हूँ, जॉब कर लेता हूँ और लाइफ सेटल हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनसे बाहर निकलना एकदम तो मुश्किल है, पर उसके लिए कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है। आपके आसपास जो पढ़े लिखे लोग हो, आपको हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ बिकॉज़ पापा को बहुत ज़्यादा एक मतलब टेंडेंसी है कि जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग थे उनसे मिलवाते थे हमेशा दिल्ली में। मेरे भाई को तो नहीं, बट मुझे ज़रूर ले जाते थे हमेशा कि ऋतु चल। तो कई बार तो बोलते भी है कि मेरे घर में मतलब ऋतु तो लड़कों वाले काम ज़्यादा करती है। तो उसकी वजह से भी हमेशा मेरे को लगा कि भाई ये नहीं, मुझे ये करना है। मुझे याद है मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन था तो मुझे सब पता था, UGC AICT उस टाइम पे। तो आपको अपने आसपास पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि सोसाइटी में कैसे चेंजेस आने चाहिए, या फिर आपको उन चेंजेस के लिए किससे बात करनी है, कैसे करना है। तो मिलना जुलना, कम्युनिटी रोल, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। एक अंतिम सवाल, जो आपको सुन रहे हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट्स भी बहुत लोग आपकी वीडियो को देखेंगे और कुछ ना कुछ अपने अंदर महसूस करेंगे, तो उन लोगों के लिए एक अंतिम संदेश देना चाहेंगी, उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स दोनों को, अब और ख़ास करके महिलाओं को भी आप शामिल कर लें इसमें, तो सबके लिए एक क्या बात कहेंगे, जो अंतिम बात आप कहेंगे? मैंने नागालैंड में रह के ना एक चीज़ देखी है, वहाँ पे ना वुमेन की रिस्पेक्ट बहुत है सोसाइटी और इकोनॉमी में, जिसकी वजह से वो डिसीजन लेती हैं। उसकी वजह से इवन दो बच्चे स्कूल ड्रॉप्स आउट हैं वो अलग चीज़ है, बट वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। अपने घर की औरतों को ना थोड़ा डिसीजन लेने दो, थोड़ा फ्रीडम दो कि बिल कैसे पे करना है, बैंक में कैसे जाना है। उससे आपके बच्चे सीखेंगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो फिर वो भी खुले होंगे, वो भी डिसीसिव होंगे, एजुकेशन में जाएंगे, बड़े काम करेंगे। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए,
विमेन राइट्स, विमेन प्रोटेक्शन, ये सब बहुत बड़े वर्ड्स हैं, बट अगर घर से शुरुआत होगी तो इवेंचुअली पूरी सोसाइटी और कंट्री में एप्लीकेबल होगी। चलिए, वैसे तो बात करने ख़त्म करने का मन ही नहीं हो रहा है, और देखा जाए हमारे साथ में बहुत लोग बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, काफ़ी पिन टॉप साइलेंट हो गए, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हैं कि लगातार जो स्टूडेंट तक या फिर पेरेंट्स तक या फिर जो सोसाइटी में इस तरीके से जो सपने देख रहे हैं उन सबके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और काफ़ी देखा जाए। और यदि आपको लगता है कुछ और बातें की जानी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम फिर से अगर कभी मिलते हैं तो कुछ और सवालों को लेंगे आपसे। और अभी हम पेरेंट्स जो हैं, जो ऋतु जी के, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर में माहौल दिया, किस तरीके से अपने जो बेटा था बेटी थी उनको किस तरीके से तैयार किया और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो इन सारे लोगों का, परिवार का, समाज का कितना अहम रोल होता है, तो इन सब बातों को लेकर भी अब हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे।